हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर बड़ी खबर यह है कि कल से यात्रा एक बार फिर से शुरू हो सकती है। मौसम साफ रहा तो कल यात्रियों को रवाना किया जाएगा। हेमकुंड यात्रा पैदल मार्ग से बर्फ साफ की जा रही है और अगर कल बर्फबारी थमती है तो एक बार फिर से यात्रा को शुरू किया जा सकता है। फिलहाल यात्रा को रोका गया है, लेकिन कल उम्मीद जताई जा रही है कि हेमकुंड साहिब की यात्रा कल शुरू की जाएगी। बात टिहरी की, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ। भिलंगना ब्लॉक के सेंदुल किरेत मार्ग पर कोठियाड़ा के पास एक कार सड़क से नीचे गहरी खाई में गिर गई। हादसे के समय कार में 4 महिला और 1 पुरुष सवार थे। हादसे में इन सभी की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने 108 टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तो टिहरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टिहरी के भिलंगना ब्लॉक के सेंदुल किरेत मार्ग पर यह हादसा हुआ है। उधर खटीमा में शारदा नहर में एक कार गिर गई। इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में महिला के साथ कार चालक और 3 बच्चे शामिल हैं। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग अपने रिश्तेदार के यहां से लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हो गया। काशीपुर में स्कूल के बच्चों को टूर पर ले जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। स्कूल बस से बच्चों को काशीपुर से मुरादाबाद लेकर बस जा रही थी। इसी दौरान बस यूपी के दड़ियाल इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे और टीचर को चोट लगी है। देखिए, 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बस किस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुई है। वहीं दुर्घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, प्रशासन पहुंचा और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। धारचूला में एक बार फिर से तवाघाट लिपुलेख नेशनल हाईवे बंद हो गया है। राज्यपाल के कार्यक्रम से पहले तवाघाट लिपुलेख मार्ग बंद किया गया। राज्यपाल के कार्यक्रम के चलते गूंजी जा रही थी पुलिस फोर्स और पुलिस फोर्स के साथ आला अधिकारी नजंग में फंस गए हैं। मार्ग खुलने में अब 2 दिन का भी समय लग सकता है। सड़क का 50 मीटर का हिस्सा ध्वस्त हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि एक बार फिर से तवाघाट लिपुलेख मार्ग बंद हो गया है। हेमकुंड साहिब यात्रा दूसरे दिन भी बाधित रही। बर्फबारी और खराब मौसम की वजह से तीर्थयात्रियों को हेमकुंड जाने की इजाजत नहीं मिल पाई। हालांकि पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम जारी है। उम्मीद है कि कल तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। खराब मौसम ने हेमकुंड यात्रा पर ब्रेक लगा रखा है। बर्फबारी की वजह से हेमकुंड साहिब यात्रा को रोकना पड़ा है। पैदल मार्ग की तस्वीरें देखिए। महज 2 दिन के अंदर ही यहाँ कितनी ज्यादा बर्फ जम गई है। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम जारी है। उधर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के आसपास का नजारा भी देखिए। यहाँ भी काफी बर्फ जमी हुई है। मशीनों की मदद से बर्फ को साफ किया जा रहा है। मई महीने में हेमकुंड साहिब में अमूमन इतनी बर्फ नहीं होती थी, मगर इस बार मौसम का मूड बिगड़ा हुआ है, इसलिए मई महीने में भी बर्फ गिर रही है। हेमकुंड यात्रा के अहम पड़ाव घांगरिया में 1200 यात्रियों को रोका गया, जबकि 1150 तीर्थयात्री गोविंद घाट में मौजूद है। ये सभी यात्री मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि प्रशासन की हरी झंडी मिलने पर वो अपनी यात्रा शुरू कर सके। हेमकुंड साहिब में अभी भी करीब 6 फीट बर्फ जमी हुई है। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू हो गई थी। बर्फीले माहौल के बीच यात्रा शुरू करवाई गई थी। इस बार हेमकुंड साहिब में अप्रैल और मई महीने में काफी बर्फ गिरी है, जिसकी वजह से हेमकुंड यात्रा सुचारू रूप से चल नहीं पा रही है। एबीपी गंगा के लिए चमोली से लक्ष्मण राणा की रिपोर्ट। इस बार केदारनाथ यात्रा पैदल मार्ग पर कुदरत तीर्थयात्रियों की परीक्षा ले रही है। पैदल मार्ग पर कई ऐसे खतरनाक पॉइंट्स हैं जहां पर ग्लेशियर के ऊपर से आवाजाही हो रही है। यात्रियों की मदद के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की ड्यूटी लगाई गई। केदारनाथ में देवदूत बने जवान। पैदल मार्ग पर यात्रियों को करा रहे सुरक्षित आवाजाही। केदारनाथ पैदल मार्ग पर अभी भी कई जगह ग्लेशियर जमे हुए हैं। ग्लेशियर के ऊपर सीढ़ी नुमा रास्ता तैयार किया गया है। उसी के ऊपर यात्री आवाजाही कर रहे हैं। यहाँ से गुजरना खतरनाक हो सकता है, इसलिए जवान की ड्यूटी लगाई गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान मुस्तैदी के साथ यात्रियों को डेंजर पॉइंट्स को पार करवा रहे हैं। यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जैसे कि विदित है, 3 मई को भैरव और कुबेर ग्लेशियर के पास ग्लेशियर टूट जाने के कारण मार्ग बाधित हो गया था। मार्ग को खुलवाने में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ और रुद्रप्रयाग पुलिस के जवानों की अहम भूमिका रही है।
ग्लेशियर वाली जगह पर बर्फ काफी ठोस हो गई है। फिसलन बढ़ने की वजह से अब यहाँ पर खतरा भी है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर हर समय जवान तैनात रहते हैं। जो हमारा ट्रैक रूट है वहाँ पर लगातार हमारी फोर्सेस तैनात हैं। जो ग्लेशियर पॉइंट्स हैं यहाँ पर या फिर जहाँ हमारे पत्थर गिरने के पॉइंट्स हैं जहाँ पर कोई हादसा होने के चांसेस रहते हैं, वहाँ पर हमारी टीम्स तैनात हैं जो वॉच भी कर रही हैं। 4 मई को हुई बर्फबारी के दौरान पैदल मार्ग पर भैरव और कुबेर गदेरे में ग्लेशियर आ गिरा था। ग्लेशियर को काट कर रास्ता तो तैयार कर दिया गया, मगर पैदल मार्ग पर बर्फ अभी भी जमी हुई है। ये बर्फ इतनी ज्यादा है कि इसे साफ करना मुमकिन नहीं, इसलिए बर्फ के ऊपर से आवाजाही करवाई जा रही है। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। बड़ी खबर देहरादून से है। खिलाड़ियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने की तैयारी है। खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए वन विभाग मंथन कर रहा है। खेल मंत्री रेखा आर्य और विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। तो खिलाड़ियों को लेकर बहुत अच्छी खबर है। उत्तराखंड से खिलाड़ियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने की तैयारी है। आने वाले समय में हमारे खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से आउट ऑफ टर्न जॉब की भी सरकार ने तैयारी कर ली है। मैं समझती हूँ कि इसी वर्ष में हम लोग उस शासनादेश को देखेंगे और हमारे बच्चे जो किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता बनते हैं या नेशनल पदक विजेता बनते हैं, वह सम्मानित जॉब्स को सरकारी विभागों में वह प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री धामी नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम प्रदेश की विकास योजनाओं को रखेंगे। उधर विपक्षी दलों की बयानबाजी को लेकर सीएम ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को हर अच्छी चीज में बाधा डालने की आदत हो। विपक्षी दल ठीक वैसे ही हो गए हैं जैसे उनको किसी भी चीज पर रोना गाना बजाना जैसे कुछ लोगों की आदत होती है आस पड़ोस में रहने वालों की। कोई भी अच्छा काम कांग्रेस को और उसके साथी विपक्षी दलों को जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होता है तो विघ्न बाधाएं पैदा करते हैं। इन दलों के द्वारा देश के अंदर कांग्रेस के समय में जिस प्रकार से आपातकाल सौंपा गया, जिस प्रकार से लोगों को पीड़ित किया गया, उनका तमाम प्रकार की यातनाएं दी गई, वो पूरा देश जानता है। आज ये लोग जिस प्रकार से आज केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं जिसका कोई कारण नहीं है। हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की बैठक के आखिरी दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने संतों का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून को लेकर तेजी से काम हो रहा है। उधर संतों ने धर्म के नाम पर अतिक्रमण और धर्मांतरण जैसे गंभीर विषयों पर धामी सरकार की कार्रवाई की सराहना की गई। हरिद्वार में हुई विश्व हिंदू परिषद की बैठक के दौरान अखाड़ा परिषद के संतों ने सीएम धामी के सामने प्रस्ताव रखा। अखाड़ा परिषद ने कहा कि उत्तराखंड में ऐसे मठ मंदिर हैं जो सालों पुराने हैं और इन मंदिरों से लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी है। इनको हटाने से पहले राज्य सरकार पुनर्विचार जरूर करे। रूप से बने हुए मजार या मंदिरों के भी अवशेष हैं, उनको हटाने के लिए पहले हमने जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था, उस पर कार्य चल रहा है। और जो ऐसे मंदिर हैं प्राचीन जो जंगल में या सरकारी भूमि बने हैं जो 50, 60, 70, 80 साल पुराने हैं, उसके लिए आज मैंने विशेष कहा कि उसका विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि वहाँ लोगों की श्रद्धा के साथ भावनाएं जुड़ी हैं। और अगर वहाँ संत निवास करते हैं तो उसको एक पट्टे के रूप में या सरकार के एक ऐसा कोई कानून के अनुसार उनको पट्टा दे दिया जाए। नरेंद्रनगर में G20 समिट चल रहा है, मगर इस G20 बैठक का सबसे बड़ा फायदा उड़ी गांव को मिला। ये गांव अब पूरी तरह से स्मार्ट बन चुका है। गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और दूसरे वाहन स्मार्ट बना दिए गए हैं। यहां तक कि सड़कों पर टाइल्स बिछाई गई है। ये रिपोर्ट। रोड आ गई है और पंचायत भवन और बहुत कुछ कार्य हुआ है। स्कूल भी बन गया है हमारा। टिहरी का ओड़ी गांव, जहां कुछ महीने पहले तक पक्की सड़कें नहीं थी, आज वो गांव खास हो गया है। अब इस गांव में पक्की सड़क पहुंच गई है, हर घर नल है, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र तक स्मार्ट बन गए।
इस वक्त मैं जिस गांव में मौजूद हूं ये नरेंद्र नगर का ओनी गांव है। इस गांव को स्मार्ट विलेज के तौर पर चुना गया है, जहां पर जो G20 का डेलीगेट्स है वो पहुंचेगा। G20 के डेलीगेट्स के आने से पहले इस गांव को स्मार्ट विलेज बना दिया गया है। और आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख रहे हैं कि जो भी घर आपको नज़र आ रहा है वो पूरी तरह से स्मार्ट नज़र आ रहा है। उस पर रंगाई का और पोतन का बेहतर तरीके से काम किया गया है। यहाँ की जो संस्कृति है उत्तराखंड की, उसको दीवारों पर उकेरा गया है। नरेंद्र नगर में आयोजित हो रही समिट की वजह से इस गांव की सूरत बदल गई है। G20 समिट में शामिल होने वाले डेलीगेट्स को गांव का भ्रमण कराया जाएगा। हमारा स्कूल बिल्कुल ये समय हाईटेक हो रहा है और G20 को लेकर के, और G20 को लेकर के हमारे जो बच्चे हैं वो तैयारी में लगे हुए हैं, और जो डेलीगेट्स आएगा उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ओड़ी गांव के घरों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। घरों पर रंग बिरंगी पेंटिंग्स लगाई गई है। बहुत सारी चीज़ें बदले, जैसे यहाँ सड़कें नहीं थी, सड़कें आई, और कहीं पानी नहीं था, पानी आए, डेयरी नहीं था, डेयरी खुलवाई गई। नरेंद्र नगर के इस गांव को स्मार्ट विलेज के तौर पर चुना गया है। विदेशी मेहमान गांव जाकर यहाँ की व्यवस्थाओं को देखेंगे, जिसमें पहाड़ की पुरानी संस्कृति और तौर तरीकों को भी जानने का मौका मिलेगा। गाँव को स्मार्ट बनाया जा रहा है ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। लेकिन पर्वतीय मूल के जो गांव हुआ करते थे उनकी एक अलग पहचान होती थी, अलग उनकी संस्कृति होती थी। लेकिन अब क्योंकि जो पर्वतीय मूल के छोटे गांव हुआ करते थे, जहां पर छोटे मकान, छोटे दरवाजे होते थे, उनको अब पूरी तरह से डेवलपमेंट किया जा रहा है, उनको विकसित किया जा रहा है। कई मायनों में तो ओड़ी गांव शहरों को भी पीछे छोड़ रहा है। पहाड़ी शैली में बने पुराने घरों पर रंग रोगन किया गया है, जिससे खूबसूरती देखते ही बन रही है। G20 में हमारे गांव में रोड आ गई है, और पंचायत भवन, और बहुत कुछ कार्य हुआ है। स्कूल भी बन गया है हमारा, बहुत कुछ हुआ है गांव में। गांव की सड़कों पर टाइल्स बिछा दी गई है। विदेशी मेहमानों के आने से पहले गांव के लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। स्कूली बच्चों को भी इवेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। G20 हमारे गांव मतलब आ चुका है, तो इसलिए ये इसमें बहुत बदलाव हो रहे हैं। मतलब हर चीज़ बदल चुकी है। जैसे आप मतलब सबने देखा ही है, यहाँ ड्राइंग, रोड। 28 मई को G20 डेलीगेट्स ओड़ी गांव का दौरा करेंगे। इस दौरान विदेशी मेहमान गांव का भ्रमण करेंगे। ओड़ी गांव को स्मार्ट विलेज के तौर पर चुनने के पीछे सरकार का मकसद है विदेशी मेहमान भारतीय गांव के कल्चर को समझ सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार सिर्फ एक गांव को स्मार्ट बनाकर प्रदेश के सभी गांवों की तस्वीर बदल देगी? दूरवर्ती अगर गांव में आप जाएंगे तो आपको इस तरह की झलक बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। वहां पर सड़कें ऐसी नहीं हैं, वहां पर ऐसी पगडंडियों पर सीमेंट के जो पक्की रोड है वो नहीं बनाई गई है, वहां पर पॉली हाउस नहीं है, वहां पर मुर्गी फार्म नहीं है, वहां पर दूध कलेक्शन के लिए कुछ नहीं बनाया गया है। तो ये सवाल है कि जिस गाँव को G20 के लिए स्मार्ट विलेज के तौर पर चुना गया है, शायद ऐसे ही सरकार दूसरे गाँव को भी चुने और वहाँ पर भी इस तरह का डेवलपमेंट पहुँचाए, तो शायद उत्तराखंड के गाँव में विकास पहुंचेगा और वो बेहतर बन सकेंगे। ओड़ी गांव से अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।